हेलो एवरीवन, वेलकम टू एईजेई इलेक्ट्रिकल। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे एसएससी जेई एग्जाम्स को लेके, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं फैक्ट एंड फिगर की बात करूंगा, इसमें बात करूंगा डेटा के बारे में कि पिछले 5 साल में क्या कट ऑफ रहा है, क्या सिलेबस रहा है, कौन से टॉपिक से क्या पूछा जाता है, और पिछले 5 सालों का डिपार्टमेंट वाइज सब का ट्रेंड बताने वाला हूं। तो ये सिंगल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जो बिगिनर है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट भी है, जो लोग एग्जाम की तैयारी एक दो बार कर चुके हैं, उनके लिए भी इस वीडियो में काफी रोचक तथ्य होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिले, आपके घरों में जैसे ही वो जॉब लगे तो खुशियों की लहर दौड़ पड़े, आपकी एक जनरेशनल चेंजेस हो जाए, एक जनरेशन चेंज हो जाती है अगर एक सरकारी नौकरी मिल जाती है, इतना इंपॉर्टेंट होता है। और क्या क्या होता है इन सब में, सैलरी इन हैंड कितनी आती है, कमिटमेंट सैलरी कितनी होती है, कौन सा कमीशन लगता है, 2 पेपर कौन कौन से होते हैं, उनका पैटर्न कैसा होता है, इंटरव्यू नहीं होता है इसके अंदर, साथ में ग्रुप बी का पोस्ट मिलता है, 100 रुपए की एप्लीकेशन फी है मात्र, और अलग अलग ये टॉप डिपार्टमेंट मैंने लिख रखे हैं। सब चीजों के बारे में मैं डिटेल करके चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपको प्लानिंग देने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना बी या बीटेक कर रखा है, मतलब इंजीनियरिंग कर रखा है 4 साल वाला, या फिर 3 साल वाला डिप्लोमा कर रखा है, 3 साल वाला डिप्लोमा कर रखा है। डिप्लोमा काय काय में कर रखा है, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। और बी बीटेक में जो डिग्री है, अगर आपकी डबल ई हो या ट्रिपल ई हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों ही ब्रांचेस एलिजिबल होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में तो कोई डाउट होता ही नहीं है, बट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कई सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि हम एलिजिबल है या नहीं है, तो आप भी एलिजिबल रहोगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, और अच्छे इंस्टीट्यूट से ही हो, ऐसा नहीं हो कोई फर्जी इंस्टीट्यूट से डिग्री ले ली हो, अच्छे इंस्टीट्यूट से ही अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल है। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्या हम थर्ड ईयर में, जब अपने इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में है, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते हो। इसमें आपका डिग्री कंप्लीशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और उस टाइम पे एग्जाम का जो टाइमिंग है, अगर वो ऐसा आ रहा है जब आप अपना फाइनल एग्जाम लिखने वाले हो, उस टाइम पर आप इसका फॉर्म भर सकते हो सकता है एग्जाम आपका कॉलेज का सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर खत्म हो जाए, उसके बाद एग्जाम हो, तो आप एलिजिबल रहेंगे। आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, चाहे ओरिजिनल डिग्री नहीं है, प्रोविजनल डिग्री हो, बट डिग्री तो रहे हाथ में। ठीक है, चलो उसके बाद एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट में क्या हो जाएगा भाई, एज लिमिट में 30 से लगाकर 32, बहुत सारे डिपार्टमेंट में लगभग लगभग 30 है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और कुछ कुछ डिपार्टमेंट में 32 तक की भी एज होती है। अच्छा, कुछ एक स्पेसिफिक बीआरओ जैसे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर आपको डिप्लोमा अगर है आप, तो साथ में आपका वर्क एक्सपीरियंस भी लिया जाता है कुछ एक डिपार्टमेंट में, बस बाकी सब में नहीं। तो जनरली आपका जो एज काउंट होता है, 1 1 0 1 0 1 1 तारीख, 1 जनवरी, जनवरी की 1 तारीख, और साल कोई सा भी रहेगा भाई, वहां तक आपकी एज कितनी है। लेटेस्ट सपोज 2026 चल रहा है, 2027 होगा, तो उस टाइम तक आपकी एज कितनी है, उस टाइम तक आपकी एज कितनी है, ये मायने रखता है। तो 30 से लगा के 32। उसके बाद नेशनलिटी तो भाई ऑब्वियस है कि आपकी क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, इंडियन। और बाकी आप सिटीजन अगर नेपाल भूटान के हैं तो आपका वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लगा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज रिलैक्सेशन में देखिए, नॉर्मल 30 और 32 वाली जो बताई है मैंने आपको, वो तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बनाई है। उसके बाद एस सी एस टी से अगर है तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 30 है तो 5 और जोड़ लीजिए। उसके बाद अगर ओबीसी में है, और ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर है ना, क्रीमी नहीं, नॉन क्रीमी लेयर अगर है, तो 3 ईयर का फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है सर क्रीमी नॉन क्रीमी क्या है। तो 8 लाख का इनकम ब्रैकेट है, उसके नीचे अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप नॉन क्रीमी में आएंगे, तो ही आप ओबीसी कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये सारे के सारे दे रखे हैं मैंने, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के साथ में अगर आपको फिजिकल हैंडीकैप है, या एससी एसटी के साथ फिजिकल हैंडीकैप है, तो ये और एडिशनल आपको मिल जाता है। उसके बाद कोई एक्स सर्विस मैंने, भाई किसी ने मान लीजिए आर्मी में 15 साल अपना नौकरी करा, 20 साल नौकरी किया, और उसको लगता है कि अब मैं तैयारी चालू कर दूं, तो एक सर्विसमैन कोटा होता है। एक सर्विसमैन एज पर दी गवर्नमेंट रूल कि कौन से डिपार्टमेंट से आप हैं, तो वो आपको रीड करना पड़ेगा एक सर्विसमैन के लिए। हालांकि इनकी संख्या काफी कम होती है, ठीक है, बट फिर भी बताना तो हमको सब चीज पड़ेगी, सिंगल वीडियो में सब कुछ बता रहे हैं। तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें हम एजुकेशनल भी देख चुके हैं और एज भी देख चुके हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं वन बाय वन।
एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम दो सेशन में होती है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। एसएससी का एग्जाम दो पैटर्न में होगा। पहला होगा टीयर 1 या टीयर 2 भी बोलते हैं, जिसको सीबीटी 1 या सीबीटी 2 भी बोलते हैं। सीबीटी 1 या फिर सीबीटी 2 भी बोल दो, या टीयर 1 या टीयर 2 बोल दो। पहले एग्जाम में क्या होगा, सबसे पहले आपको यहां पर 200 नंबर का पेपर मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 200 नंबर का पेपर मिलेगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन में से आधा जो पेपर होगा, देखिए आधा जो पेपर होगा वो आपका क्या रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके कहां से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, और 50 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस से, जीके बोलते हैं जिसको हम, जनरल अवेयरनेस। और 50 क्वेश्चन रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से। और मार्क्स हर एक क्वेश्चन का एक नंबर है, तो 50 क्वेश्चन है तो 50 नंबर, 50 क्वेश्चन तो 50 नंबर, है ना। तो 50 50 100 प्लस 100 क्वेश्चन जो होंगे, अगर लेटेस्ट सपोज आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, तो अगर आपको 100 क्वेश्चन आपके जो टेक्निकल डोमेन, क्या इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के मिलेंगे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल को मिलेंगे, सिविल के हैं तो सिविल के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, ऐसा मिक्स नहीं होगा। तो ये रहा नॉन टेक्निकल का पार्ट 100 क्वेश्चन का, और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल, तो ये रहे 100 नंबर। तो इसका मतलब है कि 100 और 100 मिला के कितना हो गया, 200 हो गया। निगेटिव मार्किंग, यस निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कितनी है भाई, एक चौथाई कटेगा, मतलब एक नंबर है तो उसका एक चौथाई कितना हो गया, 0.25, मतलब 0.25 मार्क्स। अगर आप गलत करते हो तो वो कटेगा, अगर छोड़ देते हो क्वेश्चन को तो कुछ भी नहीं होने वाला है, गलत करोगे तो होगा, भुगतान करना पड़ेगा हमें 0.25 नंबर का। दूसरा, टोटल ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। 120 मिनट में पूरा का पूरा पेपर करना पड़ेगा। एक सिंगल पेपर आएगा जिसके अंदर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों रहेंगे। फटाफट अपने को नॉन टेक्निकल फिर टेक्निकल करते हुए 120 पूरे 2 घंटे में, निगेटिव मार्किंग के साथ में। कैलकुलेटर भी अलाउ रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इस वजह से क्या है, वर्चुअल कैलकुलेटर आपको मिलेगा। पहले नहीं मिला करता था, अब मिलता है आपको, कुछ सालों से मिलने लगा है। तो वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ होगा। वर्चुअल कैलकुलेटर सर कैसा दिखता है, तो आपने कभी गेट का कैलकुलेटर देखा हो, या फिर आप प्ले स्टोर से वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हो, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आपको देखो यहां तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके जनरल नॉन टेक्निकल वर्जन में। टेक्निकल में जरूर पड़ेगी आपको, कुछ क्वेश्चंस के आपको कैलकुलेशन हो सकती है, वो कैलकुलेशन आप इससे कर सकते हो। तो यहां से जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे, इसका रिजल्ट आएगा, है ना। लगभग लगभग ये जो सीबीटी 1 जो पेपर देने वाले कैंडिडेट होते हैं वो लाखों में होते हैं। तो यहां से 15 से 20 हजार, डिपेंडिंग की कितनी वैकेंसी निकली है उसके कुछ रेशियोज में क्या रहता है, कैंडिडेट को सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ का जो रिजल्ट आएगा उससे क्या होगा, 15 से 20 हजार बच्चे सिलेक्ट होंगे, किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए। तो ये 15-20 हजार बच्चे फिर ये एक और पेपर देंगे कुछ महीनों के बाद, जहां पर आएंगे 100 क्वेश्चन प्योर टेक्निकल के। अगर आप इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के ही 100 क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर रहेगा, और उसका टोटल मार्किंग कितना रहेगा, 300। तो 300 नंबर में 100 क्वेश्चन है, 300 नंबर के एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और वहां पर भी निगेटिव मार्किंग है, मतलब एक चौथाई, मतलब क्या हो गया आपका, एक नंबर आपका क्या रहेगा, सॉरी 1/3, थ्री मार्क्स। आपको एक क्वेश्चन का करेक्शन का 3 नंबर मिलेगा, और इनकरेक्ट हुआ तो आपका एक नंबर कटेगा। तो यहां पर जो ड्यूरेशन रहेगा वो भी आपका कितना रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। पहले पुराने टाइम पर ये जो पेपर होता था डिस्क्रिप्टिव होता था, बट अब आपका क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। अब क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। कैलकुलेटर अलाउ है, 120 मिनट का टाइम है, और एक नंबर आपका कटेगा अगर आपने गलत क्वेश्चन करा है तो, ठीक है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इस पेपर को देने के बाद, फिर क्या होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। तो पेपर 1 के और पेपर 2 के दोनों के मार्क्स कंबाइंड होंगे, लिखा भी है, फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दी क्यूमुलेटिव टीयर 1 टीयर 2 स्कोर। दोनों के मार्क्स आपके जुड़ेंगे, और उसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। सर कितने लाने पड़ते हैं, यहां पर 200 में से कितना स्कोर करना पड़ता है, यहां 300 में से कितना स्कोर करना पड़ता है, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, वो सारी बातें अगली स्लाइड पे हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले तो हम देखते हैं इसकी सैलरी एंड पे स्केल कैसे स्ट्रक्चर रहता है। देखिए जो बेसिक सैलरी होती है वो आपकी रहती है 35,400 रुपए, है ना। इसमें लगता है लेवल 6 का पे मैट्रिक्स, पे स्केल जो है लेवल 6 का लगता है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, और ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। अब देखिए 7th पे कमीशन है, अभी तो 8th पे कमीशन लग चुका है। 8th पे कमीशन जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो आपकी सैलरी भी उस अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी, और अच्छी खासी बढ़ने वाली है। सर ये पे कमीशन वगैरह क्या होता है, देखिए समय समय पर क्या होता है, महंगाई वगैरह बढ़ रही है या दूसरे खर्चे बढ़ रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट में एक रूल है कि भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके खर्चे वापस
कंपनसेट करने के लिए उनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। तो उसी सैलरी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तमाम फैक्टर होते हैं जिसको पे कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी 8th पे कमीशन लग चुका है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो जॉब लगते लगते आपको सैलरी 8th पे कमीशन की आने लगे, बट अभी हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से बेसिक सैलरी जो है 35,400 है, प्लस इन हैंड जो आती है विथ अलाउंसेस, अलाउंसेस के बाद 44 से लगा के 52,000 हो जाती है। अलाउंसेस में बहुत सारी चीजें होती है ना, देखिए यहाँ पर डियरेंस अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, है ना, और उसके बाद होम रेंट अलाउंस। कभी कभी देखिए ये डिपेंड करेगा आपकी जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करेगा, है ना। तो हाउस रेंट अलोकेशन मिलता है आपको, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, मान लो कंपनी के काम से आप कहीं जा रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, आपकी फैमिली के मदर फादर को मिलेगा, लीव ट्रेवल्स कंसेशन, आप कहीं छुट्टी वगैरह पे या घूमने के लिए कुछ ट्रेवल्स अलाउंसेस भी मिलते हैं, एनपीएस पेंशन भी का भी आपको पूरा का पूरा फायदा रहने वाला है। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका पे स्केल। देखिए गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है, जो एंट्री लेवल पे आपको सैलरी एक आईटी इंजीनियर से कम देखने को मिलेगी, बट यहां पर जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है और ये टाइम के साथ में बढ़ती जाती है, टाइम के साथ में, क्योंकि अलाउंसेस काफी है आपको, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत, क्योंकि आप सोचिए अगर एक अच्छी बीमारी हो जाए, अच्छी तो क्या बोलेंगे हम लोग, अगर कोई ऐसी दुखद बीमारी हो जाए किसी एक को घर में, तो पूरा घर धुल जाता है, 10 लाख 20 लाख 15 लाख का खर्चा हो जाता है। वहां पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज गवर्नमेंट में बहुत अच्छी मिलती है, बहुत सारे फायदे होते हैं इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, देखिए सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एजेंसीज होती है। ये बीआरओ होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है पूरा का पूरा, है ना। यहाँ पर मेल कैंडिडेट ओनली, यहाँ पर क्या है लिखा है, मेल कैंडिडेट ओनली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिफेंस स्टेबलाइजेशन, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो आर्मी में बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के काम देखते हैं ये यही डिपार्टमेंट दिखता है। फिर सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ये सारे के सारे सीडब्ल्यूसी में आते हैं। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, है ना, और यहां पर ये आता है आपका अदर मिनिस्ट्री, और भी अदर मिनिस्ट्री में जहां जहां वैकेंसीज निकलेगी वो पूरे पूरे डिपार्टमेंट दे रखे हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, आप देखोगे तो सिविल, जेई सिविल में सिविल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए स्ट्रीम आपको, जेई मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल स्ट्रीम चाहिए, जेई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए। एक कंबाइंड होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, कुछ पोस्ट में कुछ आपके डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइंड कट ऑफ देखा जाता है, उसके लिए कंबाइंड पोस्ट रहती है ईएनएम में, है ना। और ये हमारा सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कुछ पोस्ट होती है, उसके बारे में जानकारी दे रखी है, उसके बारे में अपने को इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद बात करें नेक्स्ट कि वैकेंसी ट्रेंड, भाई वैकेंसी कितनी निकलती है सर, ये तो बता दिया आपने कि भाई इतना इतना फायदे हैं। तो देखो यहां पर मैं ट्रेंड बता रहा हूं 2019 से लगा के, 2019 में 1700 के तकरीबन थी, फिर 785, 20 में काफी डीप हुई वैकेंसी, उसके बाद 21 में बहुत अच्छी रही, 22 में फिर बहुत अच्छी रही, फिर 23 में थोड़ा सा डाउन रहा, 24 का डेटा इसमें नहीं दिया है शायद, 25 में रहा 1731, मतलब मॉडरेट रहा, मॉडरेट, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, मॉडरेट लेवल पे 1700 के आसपास। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई 1700-1800 के आसपास वैकेंसीज तो रहती है ना। कोई एक साल हो गया जिसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कोविड वाला टाइम भी था, इस वजह से यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज्यादा ड्रॉप भी हुई थी। चलिए उसके बाद बात करें यहाँ पर, उसके बाद ये देखिए अभी जो 2026 एक्सपेक्टेड शेड्यूल जो है, हो सकता है वो जुलाई में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आना ही चाहिए जुलाई में नोटिफिकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगी, उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 होगा, और फिर फाइनल रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट बनेगी। ये 2026 का भी एक्सपेक्टेड है, फुल नोटिफिकेशंस नहीं आया है अभी तक। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चलो एवरीथिंग यू नीड टू नो कि भाई डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, सारे डिपार्टमेंट लिखे हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सबके सब मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करा दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग कि भाई कट ऑफ्स क्या रहते हैं, कितने नंबर लाने रहते हैं। वैकेंसीज की बात होगी 5 साल के, अब 5 साल के कट ऑफ के बारे में जानते हैं। तो देखो यहाँ पर 200 नंबर का पेपर 1 है, और पेपर 1 और पेपर 2 से जो फाइनल रिजल्ट मिलता है, दो रिजल्ट आते हैं आपके। एक तो सीबीटी 1 से रिजल्ट आएगा, सीबीटी 1 से 200 में से कितने आए ये रिजल्ट, इस रिजल्ट के बेसिस पर आप अगले स्टेप में जाएंगे, अगले टीयर के एग्जाम में एलिजिबल होंगे, और उसका जब रिजल्ट आएगा तो वो कंबाइंड रिजल्ट आएगा 500 में से, वो काय में आएगा 500, क्योंकि 300 प्लस 200 पुराने दोनों को मिला के रिजल्ट निकलेगा। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो कट ऑफ है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिविल यूजुअली। बाकी देखते हैं, और गुड स्कोर कितना होता है इसके, अगर पेपर 1 की अगर बात करें अपन, तो गुड स्कोर है 135 से 140। बाकी देखते हैं अपन एक एक करके।
चलो डिटेल वर्जन देखते हैं। तो पेपर वन का कट ऑफ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसका डिस्कस करते हैं? पेपर वन का। तो पेपर वन में आप देखोगे तो ये जो 2020 से 21 वाला जो एग्जाम है ना, उसमें ये है जो ब्लू कलर का है वो सिविल इंजीनियरिंग का है, और व्हाइट कलर का जो नजर आ रहा है वो आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का नजर आ रहा है। तो देखो आपको देखोगे यहाँ पे तो सिविल का कट ऑफ थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। मतलब आपका देखो 2025 में क्या हुआ, 2025 में ऑलमोस्ट नेक टू नेक फाइट थी, है ना। बाकी तो उससे पहले जितने भी कट ऑफ हुए वो आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के ज्यादा रहे। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ग्राफ में आपको वैल्यू नजर नहीं आ रही होगी, यहाँ पर अपन वैल्यू वाइज देखते हैं। 2025 में क्या रहा आपका डेटा? सिविल में 127 और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 127। 2024 में 122 नंबर। पेपर वन की बात हो रही है, सिर्फ पेपर वन की बात हो रही है, 132। मतलब 200 नंबर में से अगर 127, वो भी मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अभी सारे कैटेगरी वाइज ओबीसी एससी सबके लिए बात करूंगा मैं। तो 200 नंबर में से अगर आपने 127 130 नंबर लेके आ जाओगे तो आप क्रॉस कर सकते हो कट ऑफ, मतलब सेकंड एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आपका कट ऑफ के आसपास ही रहे, जस्ट रहे, तो अपने को सेकंड पेपर में ज्यादा मेहनत करनी, ज्यादा नंबर लेके आने हैं, ठीक है। अब देखो 23 में 131, 123, 141, 20-21 में बहुत चले गया था, 141 के आसपास चले गया था, ठीक है। बट अब देखो 130। तो कुल मिला के हम यहाँ पर जो सेफ स्कोर की बात करें ना, सेफ स्कोर की बात करें तो भाई 135 से 140 के बीच में नंबर लाना पड़ेगा आपको सीबीटी 1 में, तब जाके आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अब कट ऑफ क्लियर करने का मतलब नहीं सिलेक्शन हो जाएगा, इसीलिए पेपर वन में थोड़ा सा ज्यादा स्कोर कर लेंगे तो पेपर टू में और थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि हर एक पेपर में जितना मैक्सिमाइज अपना नंबर बढ़ा सके उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो पेपर वन की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ, तो ये तो जनरल की थी, ये तो जनरल की थी। सिविल की बात कर रहे हैं अपन, ओबीसी में 125, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस 117, एससी में 109 और एसटी में 106। तो आप देखो बहुत लार्ज स्केल का अंतर आपको नहीं नजर आ रहा है एसटी या एससी या जनरल में, क्योंकि आपको 20 नंबर, हालांकि 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कई बार हमारे दिमाग में होता है कि यार रिजर्वेशन वाला बच्चा तो बहुत नीचे लेके आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ऐसा नहीं रहा है, सब लोग पढ़ने लगे हैं, सबके पास रिसोर्सेज इक्वल अमाउंट में रहने लगे हैं, तो अब आपको ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट ये जब क्वालिफाइंग है, मतलब अगले सीबीटी 2 के लिए जब यहां से बात होती है कि भाई कितने कैंडिडेट जाएंगे, तो उसके लिए 10-10 नंबर 5-5 नंबर भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल देखिए, इलेक्ट्रिकल में अगर हम देखें तो भाई 127, ओबीसी में 127, ऑलमोस्ट लगभग पास में ही है। ईडब्ल्यूएस 115, 122, 122 एससी और एसटी 102, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये देखिए एससी का और ईडब्ल्यूएस का, देखिए ईडब्ल्यूएस नीचे चले गया, एससी अप आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको चाहे एससी एसटी वाले स्टूडेंट भी हो तो यह मत सोचना कि हमको बहुत एडवांटेज है, नहीं, वहां पर भी कंपटीशन अच्छा है, आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 100 नंबर प्लस तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर 10 नंबर 20 नंबर मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये सारे मैंने कट ऑफ बता दिए हैं, है ना, कट ऑफ बता दिए आपको। ये कट ऑफ से आपके 2025 के, है ना, पुराने बहुत मैंने कैटेगरी वाले नहीं लिए, बाकी इस वाली स्लाइड में मैंने पुराने कट ऑफ सारे के सारे बता दिए आपको, बट इसमें मैंने जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताया वो सिर्फ 2025 का बताया है। ये है पेपर वन का। अब चलते हैं अपन पेपर टू पे। कंबाइंड रिजल्ट में देखिए क्या हुआ। आपको जितने पेपर वन में अप्लाई करते हैं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बहुत लाखों में होते हैं स्टूडेंट, क्वालिफाइंग 15,000 से 20,000 बच्चे कट ऑफ क्लियर करते हैं। अपीयर एंड क्वालिफाई फॉर टेक्निकल एग्जाम, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह बनती है। तो आप देखो यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं कौन से ईयर की सिलेक्शन, मेरे ख्याल से ये 2025 का ही होगा, लिखा है क्या, नहीं, हाँ 2000 लेटेस्ट का ही होगा, लेटेस्ट का ही होगा। तो यहाँ पर जनरल देखो, जनरल में आपको 245 से 315 के बीच में, आउट ऑफ 500। इसका मतलब आप ये समझिए कि अगर आप 150 नंबर, 140 150 नंबर लेके आ जाते हैं, मोटा मोटी मैं 150 नंबर की बात करूं, अगर 150 नंबर आपने पहले पेपर में लिया है तो अगले पेपर में आपको 300 में से सिर्फ हाफ स्कोर कर दिया आपने, 300 में से सिर्फ 150 लेके आ गए सेकेंड पेपर में, तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। अगर वहां कम है, अगर सेकंड पेपर में 200 लेके आ गए तो पहले पेपर में थोड़ा सा कम होगा तो भी चलेगा। तो सेकंड पेपर में स्कोर करने के ज्यादा चांस होते हैं, और वो प्योर टेक्निकल होता है, इस वजह से टेक्निकल में हमें पता है शॉर्ट के सिलेबस क्या आने वाला है, क्वेश्चन कैसे आने वाले। अगर टेक्निकल को अच्छे से पढ़ लिया
तो पूरे एग्जाम में हम देखें तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल को कंपेयर करें तो 70-80% आपका सिलेक्शन इस बात पे ही रहेगा कि टेक्निकल कितना अच्छा है, टेक्निकल कितना अच्छा है। ठीक है, चलिए ओबीसी की बात करें तो 220 से लगा के 265, 500 में से है ना, सारे 500 में से हो रहे। ईडब्ल्यूएस 215, एससी 180 से 235। देखिए यहां ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है क्योंकि सीबीटी 2 में स्कोर करना इतना आसान नहीं है। 180 से 235, एसटी 170 से लगा के 243। अच्छा रेंज क्यों लिखी है? रेंज इसलिए लिखी है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कट ऑफ होता है, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग होती है कि सीडब्ल्यूटी चाहिए या कौन सा चाहिए, तो डिपार्टमेंट वाइज भी आपके कट ऑफ क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। तो किस डिपार्टमेंट का कितना कट ऑफ है उसके हिसाब से एक रेंज बनती है। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, है ना, देखो फाइनल कट ऑफ रेंज वेरी सिग्निफिकेंटली बाय डिपार्टमेंट, लिखा भी है डिपार्टमेंट वाइज आपकी चेंज हो सकती है। जैसे सीपीडब्ल्यूडी टेंड्स टू बी टफेस्ट, सीपीडब्ल्यू में ज्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलता है, often crossing 80% of total marks of UR, and by year always cross check extra figure against the official SSC result write up। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना पड़ता है क्योंकि ऑफिशियल फिगर आने के बाद भी डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी में ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसलिए वहां का कट ऑफ थोड़ा सा अप रहता है। चलो ये सारी बातें हो गई, कितना नंबर लाना है, क्या लाना है ना, ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट 5 साल का ट्रेंड बता दिया, फाइनल सिलेक्शन बता दिया कि सेफ स्कोर है आपका 245 से 215। टारगेट आपको पेपर 1 में टारगेट रखना है 135 से लगाकर 140 नंबर का तो लाना ही लाना है। ऊपर ले आओ तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर लेके आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं अपन सिलेबस की। चलो सिलेबस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करूंगा मैं। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखो, पेपर 1 200 नंबर का दो घंटे का होता है, 2 घंटे का 300 नंबर का, 11 टॉपिक्स होते हैं। ये कौन कौन से 11 टॉपिक होते हैं? और जो क्वेश्चन का लेवल होता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है, डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बट अब थोड़े से लेवल अप भी होने लगे हैं, डिप्लोमा या फिर थोड़े से हम ये बोल सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं या फिर गेट के 1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी थोड़े थोड़े आने लगे हैं। अब थोड़ा सा लेवल भी अप होने लगा है। चलिए तो यहां पर 1 बाय 1 देखें अगर हम लोग, तो ये पेपर 1 में आपका रीजनिंग, अवेयरनेस, जनरल, इलेक्ट्रिकल, तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल का सिलेबस अभी डिस्कस करने वाला हूं, कोर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आपको डिस्कस करने आने वाला हूं। ठीक है, ये सब पेपर पैटर्न के बारे में हम लोग सब कुछ बता चुके हैं। देखिए पेपर 2 मैंने बताया था आपको, जो पेपर 2 होता है आज की तारीख में एमसीक्यू बेस्ड होता है। पुराने टाइम पे क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था। क्या होता था? डिस्क्रिप्टिव होता था। और आपका कैलकुलेटर अलाउ होता है, कैलकुलेटर अलाउ होता है। चलो अब बात करें यहां पर सिलेबस की। सिलेबस में सबसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, रेजिस्टेंस और उसकी यूनिट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सेकंड है सर्किट लॉ, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स थ्योरम्स, सर्किट सॉल्यूशंस। ये सर्किट सॉल्विंग टेक्निक पूरी की पूरी हमें यहाँ पे पढ़नी होती है। थर्ड नंबर आता है मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद एसी फंडामेंटल्स, आरएमएस, एवरेज, फॉर्म फैक्टर, सीरीज एंड पैरेलल, आरएलसी, रेजोनेंस, इन सब के बारे में एसी फंडामेंटल्स में आपसे पूछा जाता है। फिफ्थ नंबर का है मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, वाटमीटर, एनर्जी मीटर, मल्टीमीटर, मेगर, सीआरओ, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसफार्मर, डीसी, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन, चारों के चारों आती है। ठीक है, तो यहां पर सिंक्रोनस को थोड़ा सा अलग एक टॉपिक बना के दे रखा है ना। उसके बाद अगर बात करें अपन, उसके बाद बात करें, इतना ही नहीं है, आगे पार्ट 2 में चलते हैं। तो ये फ्रैक्शन किलोवाट, जो आपकी सिंगल फेस मोटर्स होती है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स होती है, और जो स्पेशल मोटर्स होती है, वो सारे के सारे मोटर्स यहाँ पे पूछी जाती है। देखो मैंने बताया सिंक्रोनस मशीन का अलग से दे रखा है पूरा का पूरा। उसके बाद पावर सिस्टम, इसको पूरा पावर सिस्टम बोलते हैं। पावर सिस्टम में क्या क्या होगा, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा आपका पावर सिस्टम रहेगा। इसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, भाई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट, आई रूल, ये सब के सब एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आएगा। उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग, हीटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, ये सब आएगा। और 12th नंबर पे आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फंडामेंटल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस क्या होते हैं। तो इस तरीके से 12 पार्ट है आपके पास में। तो इनको हम अगर कैटेगरी वाइज देखें या कैसे आए हैं इन टॉपिक से, तो सबसे मैग्नेटिक सर्किट का वेटेज सबसे हाई है। अभी तक के पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस पे यहां पर हम लोगों ने लिया है। एसी फंडामेंटल वेरी हाई, फ्रैक्शनल किलोवाट हाई, इलेक्ट्रिकल मशीन हाई, पावर सिस्टम हाई, सर्किट लो मॉडरेट, मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मॉडरेट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडरेट। तो इस तरीके से आपका हाई टू लो वेटेज मैंने आपको यहां पर बता रखा है कि जो पिछला ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से। अगर बात करें हम
कि भाई ये आपका जो सिलेबस है उसको एक नजर में अगर आपको देखना हो तो भाई पेपर 2 में जो पूरा का पूरा मैंने एक जगह एमसीक्यू आएगा, यहाँ पे टॉप टॉपिक्स है और स्टैंडर्ड है आपका क्या है, डिप्लोमा लेवल एसआई और कैलकुलेशन अलाउड इन पेपर नंबर 2। तो पेपर नंबर 2 का जो टेक्निकल होगा थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब जी सेंटर क्या हेल्प कर सकता है। तो ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल आपके लिए डेडिकेटेड बनाया है ताकि एई जेई वाली ही सारी बातें यहां पे होने वाली है। और ऑलरेडी एक एसएससी जेई का टेक्निकल वर्जन वाला कोर्स बेहतरीन तरीके से अवेलेबल है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने ही पढ़ाए हैं, जहां पर 300 वीडियोस में ये जो तमाम 12 टॉपिक है वो एक एक करके टॉपिक वाइज सारे के सारी चीजें कवर करी गई है। 1200 एमसीक्यू मैंने करवाए हैं उस कोर्स के अंदर। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, बढ़िया तरीके से जाइए। 1999 का अवेलेबल है और वहां पर कूपन कोड एक अवेलेबल होगा, अगर वो लगा लोगे तो 1652 या हो सकता है इससे भी कम में आपको पड़ जाए। 1 ईयर की वैलिडिटी, जहां से आप परचेस करोगे वहां से 1 ईयर की वैलिडिटी स्टार्ट होगी। और भी कोई कांटेक्ट करना हो आपको तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा, जी सेंटर के आप डाउनलोड कर सकते हो, और भी कोई क्वेरी रहे तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने सारी चर्चाएं कर ली जहां से आपसे चीजें पूछी जा सकती है ना। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे दिया है। तो पूरे वीडियो में ये तमाम चीजें कि सैलरी कितनी थी, पे स्केल कितना है, पेपर 1 पेपर 2 कैसे होगा, इंटरव्यू नहीं है, ग्रुप बी मिलता है, कौन सी स्ट्रीम अलाउ है, कौन सा डिपार्टमेंट है, सब की चर्चा हमने इस वीडियो में कर ली है। अगर और कोई भी गाइडेंस रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी सेंटर ऐप का जो चैट बॉक्स है वहां पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और कोर्स में एनरोल करके आप चाहें तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट किसी स्ट्रेटेजी या किसी अदर एग्जाम के बारे में गाइडेंस प्रोग्राम में। ओके, थैंक यू सो मच।